तेजस बोला, आप ये बात इतने यकीन के साथ कह सकती है? मैंने यकीन के साथ नहीं कहा, बस जिंदगी से जो तजुर्बा हासिल किया है उस लिहाज से कहा। क्या मैंने सही कहा है? तेजस ने इस बात को स्वीकार नहीं किया। वो नजरें फेरकर बोला, जी नहीं, आप गलत हैं। आई एम सॉरी, सिद्धि ने विनम्रतापूर्वक कहा। दक्ष भी इस बात को आगे बढ़ाना नहीं चाहता था। उसने बात की दिशा बदलते हुए कहा, सिद्धि, आप यही नैनीताल की हैं ना? जी हाँ, मेरा जन्म यही हुआ है। फिर तो आप ये भी जानती होंगी यहाँ घूमने के लिए कौन कौन सी जगह है? दक्ष के इस सवाल पर सिद्धि मुस्कुरा दी, ये भी कोई पूछने की बात है? आप जिस जगह हैं वो किसी जन्नत से कम नहीं। यहाँ की वादियों में प्यार भी है और सुकून भी। इस मौसम में पहाड़ों पर बर्फ देखने को नहीं मिलेंगे। ज्यादा ऊंचाई पर जाएंगे तो जरूर मिलेगा। मौसम कोई भी हो, घाटी के निचले हिस्से में अक्सर रात के समय ठंड बढ़ जाती है। घूमने के लिए ये बहुत अच्छा मौसम है। आप नैनी झील, मॉल रोड, नैनीताल राजभवन, हनुमानगढ़ी देख सकते हैं। टिफिन टॉप से पहाड़ों का दृश्य और भी सुंदर है। यहाँ कम दूरी पर कई सारे हिल स्टेशन हैं। जू भी जा सकते हैं। दक्ष ने मुस्कुराकर कहा, ये तो बहुत सारे नाम आपने गिनवा दिए। काम कीजिए, आप ही हमें पूरा नैनीताल शहर घुमा दीजिए। दक्ष के इस सवाल पर सिद्धि की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। दक्ष ने पूछा, कोई प्रॉब्लम है? आप तो अपसेट हो गई। जी नहीं, दरअसल शादी वाला घर है। ऐसे में काम के बीच घूमने के लिए वक्त निकालना बहुत मुश्किल है। आप यहाँ के लोकल गाइड की मदद ले सकते हैं, सिद्धि ने कहा। शिव ने कृतिका से पूछा, क्या तुम्हारे पास मेरे लिए कोई सवाल नहीं है? सवाल? कृतिका सोच विचार कर बोली, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आपसे क्या सवाल करूँ। इट मीन कि तुम अपने पेरेंट्स के फैसले में राजी हो। उन्होंने कहा लड़का अच्छा है तो तुमने हाँ कर दिया। शिव की ये पूछने पर कृतिका समझ नहीं पाई उसे क्या जवाब दे। कृतिका ने फोन उठाया और सिद्धि को एक मैसेज टाइप किया। सिद्धि ने जब अपने फोन पर कृतिका का मैसेज पढ़ा तो नजरें उठाकर उसकी ओर देखा। कृतिका ने मैसेज में लिखा था, मुझसे पूछ रहे हैं मैंने शादी के लिए हाँ क्यों की। क्या कहूँ? सिद्धि ने जवाब में लिखा, पहले तो डरना बंद करो और चेहरे पर स्माइल लेकर आओ। उनसे कहो मुझे आपकी तस्वीर पसंद आई। सिद्धि ने जैसे जैसे मैसेज में बताया कृतिका ने वैसे वैसे कहना शुरू किया, माँ पापा ने आपकी तस्वीर दिखाई तो आप मुझे पसंद आए। जब आपसे पहली बार मिली तो आप अच्छे लगे। आपका बात करने का तरीका और आपका एटीट्यूड। शिव ने एक गहरी सांस ली। इट मीन की पहली मुलाकात में तुम्हें मुझसे अट्रैक्शन फील हुआ? कृतिका ने हमें अपना सिर हिलाया। शिव ने मन ही मन कहा, पर मेरे मन में ऐसी कोई फीलिंग नहीं आई। तुम एक अच्छा ऑप्शन न होती तो शायद हम यहाँ बैठे न होते। शिव की नजरें कितनी ही दफा सिद्धि पर चली जाती। हालांकि शिव को कृतिका जैसी लड़कियां पसंद थी, पर सिद्धि से एक अजीब सा अट्रैक्शन था। न जाने क्यों नजरें उस पर चली जाया करती। सिद्धि का भेजा मैसेज पढ़कर कृतिका ने पूछा, आप मुझे अपनी पसंद और नापसंद बताइए। इससे मैं आपको और जान सकूंगी। इतनी भी जल्दी क्या है? जिंदगी भर हमें साथ रहना है। शादी के मुझे जानने के बहुत से मौके मिलेंगे। ये कहते हुए शिव चेयर से उठ खड़ा हुआ। कृतिका भी अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। सिद्धि उठकर कृतिका के पास चली आई। उसने कृतिका का हाथ पकड़ा आहिस्ता से कहा, घर चले आंटी, और बाकी सब वेट कर रहे होंगे। कृतिका ने शिव की ओर देखा। शिव ने कहा, मेरा पिए तुम्हें सेफली घर पहुंचा देगा। पीछे से दक्ष ने मजाकिया लहजे में कहा, घर पहुंचकर एक मैसेज कर दीजिएगा। हमारे दोस्त के दिल को राहत मिल जाएगी। कृतिका ने कोई जवाब नहीं दिया और सिद्धि के साथ शिव के बगल से होकर जाने लगी। कुछ दूर चलकर ही सिद्धि रुक गई। कंधे की एक ओर से दुपट्टा सरक चुका था, मानो किसी ने दुपट्टा खींचा हो। सिद्धि की दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसके रुकते ही कृतिका को भी रुकना पड़ा। सिद्धि आहिस्ता आहिस्ता पीछे की ओर पलटी। उसका दुपट्टा शिव की रिस्ट वॉच में फंस चुका था। अब जाकर सिद्धि को एहसास हुआ ये सब जानबूझकर नहीं, बस एक इत्तेफाक था। शिव ने दुपट्टा निकालने की कोशिश की। उसे जोर लगाते देख सिद्धि उसके पास चली आई। आप रहने दीजिए, इस तरह से तो दुपट्टा फट जाएगा। एक मामूली सा दुपट्टा ही तो है, फट जाएगा तो नहीं आ जाएगा। शिव ने होठों को तिरछा मोड़कर कहा।
सिद्धि ने उससे नजरें मिलाई और बेखौफ अंदाज में कहा, मुझ जैसी मामूली लड़की के लिए मामूली दुपट्टा ही सही है। घमंड की बुनाई से खरीदा गई चीज टाट के पैबंद की तरह होती हैं जो सिर्फ चुभन और दर्द देती हैं। शिव ने अपना दूसरा हाथ हटा लिया। सिद्धि ने बड़ी ही सावधानी से अपने दुपट्टे को उसकी घड़ी से आज़ाद किया ताकि किसी को कोई नुकसान न हो। वो कृतिका का हाथ पकड़ बाहर चली गई। दक्ष आगे बढ़ते हुए बोली, काफी शांत और समझदार लड़की हैं। शांत सिर्फ दिखने में है, बातों से अंगार ही झलकता है। काफी मगरूर किस्म की लड़की थी। शिव की बातें सुन दक्ष ने कहा, मालूम चल गया लड़कियों को परखना तुझ जैसे के बस की बात नहीं। ये हुनर तो सिर्फ मुझ जैसा जादूगर ही जानता है। शिव उसे घूरते हुए रेस्टोरेंट से बाहर निकल गया। कृतिका और सिद्धि घर के लिए निकल गए थे। सिद्धि ने अपने दुपट्टे को हाथ में थाम रखा था। शिव की नजरें अक्सर उसे डराती, इसलिए वो नजरें उठाकर उससे बात नहीं करती। आज तो बेबाकी से उसे जवाब दे दिया। उस पल उसे क्या हो गया था पता नहीं, लेकिन अब वही बातें उसे डरा रही थी। पूरे रास्ते सिद्धि खामोश रही। सिद्धि ने इवांश को गाड़ी रोकने के लिए कहा। इवांश ने गाड़ी रोक दी। अभी तो हम आपके विला नहीं पहुंचे। मुझे मालूम है। सिद्धि ने उसे जला दिया और फिर कृतिका की ओर देखा। कृतिका तुम विला जाओ, मैं घर चली जाऊंगी। यहाँ से फासला ही कितना है, पर क्यों मेरे साथ चलो। सुबह जल्दी जल्दी निकल आई थी। पापा से मिलना है। पता नहीं माहिरा ने टाइम पर दवाई दी होगी या नहीं। तुम जाओ, मैं शाम को आऊंगी। ये कहते हुए सिद्धि गाड़ी से बाहर निकल गई। कृतिका कुछ बोल नहीं पाई। इवांश ने कृतिका से पूछा, मैडम क्या मैं गाड़ी स्टार्ट करूं? कृतिका ने बस इतना कहा। सिद्धि वहीं से पैदल अपने घर की तरफ निकल गई। ज्यादा दूर का सफर नहीं था। तकरीबन 4 बजे का समय हो रहा था। सिद्धि को मालूम था माहिरा इस वक्त सो रही होगी। वो सोमनाथ जी के कमरे में पहुंची जो कि किताब पढ़ने में व्यस्त थे। सिद्धि अंदर आते हुए बोली, पापा कैसा रहा आज का दिन? सिद्धि बेटा तुम मेरी छोड़ो, अपनी बताओ। आज कॉलेज से कैसे आ गई? नहीं पापा, आज कॉलेज नहीं गई थी, कृतिका के साथ बाहर गई थी। उसकी शादी में अब वक्त ही कितना है। घर में बहू से काम होने वाले हैं। शायद इस बीच हमें कॉलेज जाने का मौका भी न मिला। सिद्धि की बात सुनकर सोमनाथ जी ने कहा, तुम्हारी बात भी सही है। शादी का घर होता 100 काम होते हैं, लेकिन इस तरह से कॉलेज छोड़ोगे तो फोन आ सकता है। इससे अच्छा एप्लीकेशन लीव दे दो। वही करूँगी पापा, वरना डीन की डांट कौन खाएगा। आप बताए, आपने अपनी दवा ली या नहीं? मेरी दोनों बेटियां मुझे कुछ भूलने ही नहीं देती। माहिरा ने मुझे वक्त पर दवा दे दी थी, सोमनाथ जी ने मुस्कुराकर कहा। ठीक है, फिर मैं अपने कमरे में आई जा रही हूँ। आपको कोई जरूरत हो तो आवाज दे दीजिएगा। ये बोल सिद्धि वहां से चली गई। सोमनाथ जी अपने आप से बोले, मैं तो बड़ा मतलबी बाप हूँ। बेटी की शादी करनी है और मैं हाथ पर हाथ रखकर बैठा हूँ। सोमनाथ जी को कुछ ध्यान आया। उन्होंने बिस्तर के नीचे से एक डायरी उठाई। काफी देर तक पन्ने पलटते रहे। अंत में एक पन्ना खुला जिस पर कुछ नंबर लिखे थे। सोमनाथ जी ने आसपास अपना फोन ढूंढा। फोन तो टेबल पर रखा था। वो व्हीलचेयर के सहारे टेबल तक पहुंचे और वापस अपना फोन लेकर लौट आए। डायरी में लिख नंबर उन्होंने डायल किया। पहली दफा नंबर नहीं लिया और जब दूसरा दफा फोन मिलाया तो दूसरी तरफ बेल जा रही थी। किसी ने फोन रिसीव कर हेलो कहा। सोमनाथ जी मुस्कुरा दिए, मानो बड़े दिनों बाद ये आवाज सुनकर दिल भर आया हो। उन्होंने अपने आप को संभालते हुए कहा, मोनीश। एक पल के लिए फोन के दूसरी तरफ खामोशी छा गई। सोमी मेरे दोस्त, ये तुम्हारा ही नंबर है ना? सोमनाथ जी ने कहा, बरसों बाद फोन किया, मुझे लगा पहचानोगे नहीं। अरे भाई, क्यों नहीं पहचानूंगी। दोस्त सालों न मिले इसका मतलब ये नहीं दोस्ती टूट गई। बस रिश्तों पर धूल जम जाती है जिसके वक्त रहते साफ कर लेना चाहिए। ये बात तो तुमने सही कहा मोनीश। और तुम्हारा बेटा क्या नाम था उसका? हाँ अजीत, वो कैसा है? सब बहुत बढ़िया। उसने भी फौज ज्वाइन कर ली। मैं तो रिटायर होकर घर पर बैठा हूँ। तुम्हें पता है कैप्टन की रैंक पर है। सब कुछ ठीक है, बस उसके लिए एक अच्छी लड़की मिल जाए तो उसका भी घर बस जाए।
मोनीश जी की बात पर सोमनाथ जी ने कहा, मैं भी अपनी बड़ी बेटी के लिए रिश्ते की तलाश में हूँ। बड़ी बेटी कही तुम सिद्धि बिटिया की बात तो नहीं कर रहे? मोनीश जी की इस बात पर सोमनाथ जी ने हमें जवाब दिया, इतनी बड़ी हो गई सिद्धि बिटिया, भाभी जी के जाने के बाद आखिरी बार देखा था। बड़ी समझदार हैं वो, सच पूछो तो अपने बेटे के लिए मैं ऐसी ही लड़की की तलाश में है। मैंने भी इस बात के बारे में सोचा, लेकिन मैं बच्चों की मर्जी से ही आगे बढ़ना चाहता हूँ। अगर दोनों बच्चे एक दूसरे को पसंद कर ले तो हम अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल सकते हैं। सोमनाथ जी की बातों से दोनों के बीच खुशी की लहर दौड़ गई। मोनीश जी ने कहा, अजीत अगले महीने छुट्टियों पर घर आने वाला है। जैसे ही लौटेगा मैं उसे लेकर तुम्हारे पास आऊंगा। मैं बहुत जल्दी ही उसकी तस्वीर भेजूंगा। हो सके तो सिद्धि बिटिया की तस्वीर भी भेजना। हाँ क्यों नहीं, अब तो बेसब्री से इंतजार रहेगा मुलाकात का। मैं फोन रखता हूँ, अपना ख्याल रखना। इतना कहकर सोमनाथ जी ने फोन काट दिया। एक एक गहरी सांस भरी, टेबल पर रखी अपनी पत्नी की तस्वीर उठाए और कहने लगे, बड़े दिनों बाद मोनीश से बात की है। तुम्हें याद ही होगा क्या कहता था। भाभी जी, आपको भगवान ने बेटी दी है तो मुझे बेटा दिया है। एक दिन हम अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में जरूर बदलेंगे। अच्छी पोस्ट पर है अजीत। अगर हमारी सिद्धि को कोई ऐतराज नहीं हुआ तो मैं इसी साल उनकी शादी कर दूंगा। शाम का वक्त, शिव का बंगलों। चाय नाश्ते का समय था। पूरा परिवार इस वक्त हॉल में जमा था, लेकिन शिव वहां मौजूद नहीं था। मंदाकिनी जी ने नंदिता से पूछा, शिव अभी तक नहीं आया? नंदिता, माँ वो कॉन्फ्रेंस कॉल पर बिजी हैं। मैं उसकी कॉफ़ी उसके कमरे में रखकर आई हूँ। यहाँ भी काम? मंदाकिनी जी अमर जी से बोली, मैंने कहा था न, जब तक शादी नहीं हो जाती काम को दूर रखो। इस वक्त जो जरूरी काम है उस पर ध्यान देना चाहिए न। मंदाकिनी जी कह ही रही थी, इसी बीच आकाश का फोन बजा। मंदाकिनी गुस्सा जाहिर करते हुए बोली, मेरी बातें सबके लिए हैं, किसी एक के लिए नहीं। आकाश ने कॉल कट करते हुए सॉरी कहा। मंदाकिनी जी ज्योति से बोली, बेटा जरा यहाँ का काम निपट जाए तो 2-4 रोज में हम शॉपिंग का काम भी शुरू कर देंगे। माँ मैं कह रही थी कृतिका के कपड़े उसकी पसंद से ही लेने चाहिए। बच्चे आज के वक्त में मॉडर्न सोच रखते हैं। ज्योति का साथ देते हुए नंदिता बोली, एग्जैक्टली ज्योति, मैं भी यही सोच रही थी। उसका ब्राइडल लहंगा मैं सबसे यूनिक लेने वाली हूँ। आफ्टर ऑल इस घर के तीसरे जनरेशन की पहली बहू जो आने वाली हैं। ठीक है, शादी के वक्त क्या पहनना है क्या नहीं इसमें मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन अहमदाबाद में जो भी रस्में होंगी उसमें कृतिका हमारे हिसाब से पहनेगी। मंदाकिनी जी ने कहा तो ज्योति बोली, क्यों नहीं माँ, कुछ फैमिली फंक्शन में ट्रेडिशन फॉलो करने में क्या बुराई है। तेजस शादी के कार्ड सिलेक्ट किया या नहीं? मंदाकिनी जी के इस सवाल पर तेजस उठते हुए बोला, मैंने कुछ कार्ड सिलेक्ट किए हैं, बस आप लोग फाइनल कर दीजिए। मैं अभी अपना आईपैड लेकर आता हूँ। ये बोल तेजस वहां से चला गया। दक्ष हाथ में कॉफी मग पके अपने डैड को कॉल कर रहा था। फोन रिसीव होते ही दक्ष बोला, व्हाट हैपन डैड, आप कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रहे? मैं 3 बार नंबर ट्राई कर चुका हूँ। फोन के दूसरी तरफ से आवाज किसी लड़की की आई, सर एक्चुअली बड़े सर फोन अपने कैबिन में ही भूल गए। मैं अभी अभी कैबिन में आई तो देखा आपका कॉल आ रहा था। दक्ष को शिखा की आवाज पहचानते देर नहीं लगी। दक्ष के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट तैर गई। शिखा डैड हैं कहा इस वक्त? बड़ी सर तो कुछ देर पहले ही घर के लिए निकले हैं। मैं किसी के हाथों उन्हें फोन भिजवा देती हूँ, शिखा ने जवाब दिया। दक्ष ग्रिल से पीठ टिकाकर खड़ा हो गया, वैसे ऑफिस में काम कैसे चल रहा है? सब कुछ अच्छा है सर, बस आप जो प्रोजेक्ट छोड़कर गए हैं उसमें थोड़ा डिले हो रहा है। जानता हूँ, इस वक्त मैं दोस्त की शादी में आया हुआ हूँ। लौटने में 10-12 दिन तो लग ही जाएंगे। तुम्हारा काम ये है मेरी गैर हाजिरी में होने वाले हर एक काम पर नज़र रखोगी। हर रोज शाम को एक कॉल करके मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन दोगी। गुड इट। ये सर मैं सब समझ गई। गुड। ये बोल दक्ष ने फोन काट दिया। उसने मुस्कुराकर कहा, सिली गर्ल, तुम सचमुच इतनी मासूम हो या सिर्फ मुझे लगती हो? जो भी है आई लाइक इट। तेजस सबको वेडिंग कार्ड दिखा रहा था। सबई अपनी अपनी पसंद थी। आकाश ने कहा, ऐसे तो हम कभी कार्ड सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे।
सबके बीच क्रिश बोला, शादी बिग ब्रो की है तो हम उनसे सजेशन क्यों नहीं लेते? ये आइडिया ठीक रहेगा अंकल। कार्ड्स दूल्हे से पसंद करवाना चाहिए, दक्ष ने क्रिश को हाई फाई देते हुए कहा। नंदिता तेजस का आईपैड लेकर बोली, मैं शिव से पसंद करवाती हूँ। नंदिता आईपैड लेकर वहां से चली गई। क्रिश उठकर मंदाकिनी जी के पास चला आया, दादी जब मेरी शादी होगी तो हम कार्ड्स नहीं बांटेंगे। अच्छा कार्ड्स नहीं बांटेंगे तो क्या बांटेंगे? सिंपल, सबको एक एक आईपैड दे देंगे। जिसकी जो पसंद वो वैसे कार्ड सिलेक्ट कर ले। क्रिश की बात पर शिव को हंसी आ गई। ज्योति ने कहा, पहरे ठीक से पढ़ लो, वरना कोई शादी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? मैं बहुत चार्मिंग हूँ है न दादी? मंदाकिनी जी उसे गले लगाते हुए बोली, साथ मेरे बच्चे सब तुम्हें पसंद करेंगे। शिव के रूम का दरवाजा खुला और नंदिता अंदर आई। शिव ने अभी अभी कॉल कट किया था। नंदिता उसकी ओर आईपैड बढ़ाकर बोली, शिव इनमें से कार्ड सिलेक्ट करो। मॉम ये सब काम आप संभालिए, मुझसे नहीं होगा। मैंने तो सिलेक्ट किया था लेकिन सबने कहा शिव अपनी शादी का कार्ड खुद सिलेक्ट करेगा। नंदिता ने मुंह बनाकर कहा। शिव एक गहरी सांस भरकर बोला, मॉम आपकी पसंद मेरी पसंद है, आप सिलेक्ट करके कह दीजिए मैंने पसंद किया है। नंदिता मुस्कुरा दी, ठीक है फिर मैं कह देती हूँ, इसे फाइनल कर देती हूँ। जरा देखो बहुत खूबसूरत है ना? आई डोंट नो मॉम, आपसे ज्यादा कोई खूबसूरत नहीं। शिव की ये कहते ही नंदिता ने उसके गाल पिंच किए। मेरा शिव दुनिया का बेस्ट बेटा है। नंदिता के जाते ही शिव पीठ के बल बिस्तर पर गिर पड़ा। काफी थक चुका था वो। वहीं दूसरी तरफ कृतिका बालकनी में चुपचाप झूले पर बैठी थी। जब भी नजरें घुमाती अपने फोन पर ध्यान चला जाता। उसने फोन उठाया और कॉल लिस्ट में शिव का नंबर देखने लगी जिसे शिव ने सेव किया था। कृतिका ने फोन बंद कर वापस टेबल पर रख दिया। वो उठकर बैठ गई। नंबर सेव है, इसका मतलब ये थोड़ी न है बात करना जरूरी है। अगर उनका फोन आया तो मैं रिसीव नहीं करूंगी, बोल दूंगी बिजी थी। और मैं क्यों इतने बहाने बना रही हूँ? चंद्रशेखर जी जब कमरे में आया तो देखा नर्मदा जी अपने काम में बिजी जी। चंद्रशेखर जी सोफे पर बैठते हुए बोला, लगता है आजकल काम बढ़ गया है तुम्हारा। अरे आप कब आए? नर्मदा जी ने कबर्ड का डोर बंद किया और उनके पास चली आई। काम तो बढ़ेगा ना, अब शादी में लंबा वक्त थोड़ी न है। बड़े दिनों से इन ज्वेलरी बॉक्स को खोला नहीं था, लगता है पॉलिश करवाना पड़ेगा। अब इन कामों की मुझे जानकारी कहाँ? अच्छा ये सब छोड़िए, शादी के कार्ड्स का क्या हुआ? नर्मदा जी ने पूछा तो चंद्रशेखर जी बोले, मैंने शैलेश से कह दिया है, कार्ड्स छप चुके हैं, सुबह तक आ जाएंगे। वनराज से कह दिया है मेहमानों की लिस्ट तैयार करे, जैसे ही लिस्ट तैयार होती है कार्ड्स बांटना शुरू कर देंगे। इकलौती बेटी की शादी है, देखना बहुत मेहमान शामिल होंगे। सो तो है इस राज्य के होम मिनिस्टर की बेटी की शादी है, ये बोल नर्मदा जी मुस्कुरा दी। सुबह का वक्त, चंद्रशेखर जी का कैबिन। शैलेश जी कैबिन के बाहर खड़े होकर किसी से बात कर रहे थे। उन्होंने जब गाड़ी से किसी को बाहर निकलते देखा तो आश्चर्य से बोले, सर को तो मीटिंग में जाना है। उन्होंने बताया नहीं, उनके दामाद आ रहे हैं। शिव विला के अंदर जाने की बजाय दूसरी तरफ मुड़ गया, जहां मुख्यतः काम से जुड़े कार्यालय थे। शैलेश जी भागते हुए उनके पास चले आए, सर आप विला के अंदर चलिए, मैं बड़े सर को खबर करता हूँ, मुझे उनसे जरूरी काम है। अगर वो ऑफिस रूम में है तो मैं उनसे मिलना चाहूंगा। शिव के ये कहते ही शैलेश जी सोच में पड़ गए। वो शिव को अपने साथ ले आए। उन्होंने शिव से कहा, आप जरा यहाँ रुकिए, मैं सर से बात करके आता हूँ। शिव को बाहर छोड़ शैलेश जी कैबिन के अंदर दाखिल हुए। सर बाहर आपके दामाद आए हैं और अभी आपसे मिलना चाहते हैं। चंद्रशेखर जी तुरंत उठ खड़े हुए, उन्हें विला के अंदर ले जाओ, मैं वही उनसे मिलता हूँ। मैंने भी यही कहा सर, लेकिन वो नहीं माने। कहने लगे जरूरी बात है, अगर आप कैबिन में हैं तो वो अभी आपसे मिलना चाहेंगे। ऐसा क्या? कहाँ है वो इस वक्त? जल्दी उन्हें अंदर लाओ। चंद्रशेखर जी के ये कहते ही शैलेश जी दरवाजे की तरफ बढ़ गए। उन्होंने दरवाजा खोला और बाहर खड़े शिव से अंदर आने के लिए कहा। शिव अंदर आया तो चंद्रशेखर जी ने मुस्कुराकर उसका स्वागत किया। बेटा तुम खबर करते थे तो मैं स्वागत की तैयारियां करके रखता। उद्धरण
इसलिए मैंने आपको खबर नहीं की क्योंकि मुझे खातिरदारी नहीं करवानी थी। मैं एक ऑफिशियल काम के चलते यहाँ आया हूँ। अगर इजाजत हो तो आपसे कुछ देर बात करना चाहता हूँ अकेले में, शिव ने अपने ढंग से बात कही। चंद्रशेखर जी ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं। उन्होंने जब शैलेश जी की ओर देखा तो वो आगे बढ़कर बोला, सर 1 घंटे बाद। इससे पहले उनकी बात पूरी होती चंद्रशेखर जी ने कहा, सबको कैंसल कर दो, मैं बाद में देख लूंगा। शैलेश ने उनकी बात पर हाँ में सहमति जताई और उनके कैसे से बाहर निकल गए। चंद्रशेखर जी ने पूछा, चाय कॉफी कुछ लेंगे आप? जी नहीं शुक्रिया, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं एक्चुअली बिजनेस से रिलेटेड बात करने आया था। शिव की इस बात पर चंद्रशेखर जी हंसने लगे। बिजनेस से रिलेटेड, वो भी मुझसे? ताज्जुब की बात होती बेटा, एक पॉलिटिशियन से कैसा बिजनेस? अंकल पूरी दुनिया बिजनेस पर चलती है, बस देखने का एक नजरिया होता है। आई एम कमिंग टू द पॉइंट। मैं यहाँ एक डेम लगाना चाहता हूँ। सब कुछ रेडी है, बस गवर्नमेंट थोड़ा इशू क्रिएट कर रही है। कुछ पेपर्स पर साइन करने से इनकार कर दिए हैं। पर बेटा इनकार की कोई वजह तो होगी। हाँ है न, वहाँ रहने वाला परिवार 25-30 के आसपास संख्या है उनकी। अगर वो दूसरी जगह चले जाए फिर तो कोई इशू नहीं। मैं उन्हें उस जगह की अच्छी खासी कीमत देने को तैयार हूँ। इनफैक्ट मेरा प्रोजेक्ट हर एक प्रोटोकॉल का ख्याल रखेगा। चंद्रशेखर जी ने शिव की पूरी बात सुनी। सब कुछ जानने के बाद चंद्रशेखर जी ने कहा, लेकिन बेटा इसमें मैं कैसे मदद कर सकता हूँ? तुम कहो तो मैं सीएम साहब से बात करता हूँ। उनसे मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। आप लोगों की पॉलिटिक्स आप लोग बेहतर जानते हैं। अपोजिशन का तो खौफ समाया रहता है। वो सामने से मेरी मदद नहीं कर सकते लेकिन इल्लीगल तरीके से मेरी हेल्प कर सकते हैं। अगर मुझे यही सब करना होता तो मैं ये काम खुद भी कर सकता था। सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटता। मैं लीगल अप्रूवल चाहता हूँ। काम दिन या महीने का नहीं बल्कि सालों का है। मैं नहीं चाहता काम में कोई प्रॉब्लम आए। आपकी सरकार 5 साल की है, बदलते वक्त कितना लगेगा, लेकिन मैं नहीं चाहता इन सब में मेरा कोई नुकसान हो। चंद्रशेखर जी अभी भी नहीं समझ पा रहे थे वो चाहता क्या है। शिव एक गहरी सांस छोड़कर बोली, साफ और सीधी बात इतनी है, वहाँ रहने वाले परिवारों को उस जगह से दूर कीजिए। मुझे वो जमीन चाहिए और ये रही फाइल, इन डॉक्यूमेंट्स पर सीनियर अथॉरिटी के साइन भी। चंद्रशेखर जी फाइल उठाते हुए बोले, बेटा मैं पूरी कोशिश करूँगा। कोशिश? बिल्कुल नहीं अंकल, कोशिश नहीं। आपको ये काम करना ही होगा। अगर आप कर सकते हैं तो हाँ कहिए, वरना मैं कुछ और सोच लूँगा। वो क्या है न, ये सरकारी फाइल नहीं है तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिस के चक्कर काटेगा। मुझे मेरा काम वक्त पर होना पसंद है। शिव की बातों में उसका एटीट्यूड साफ झलक रहा था। चंद्रशेखर जी को उसका रुबदार अंदाज पसंद था, लेकिन कई दफा उसका घमंड उन्हें घटकता भी था। चंद्रशेखर जी हल्का मुस्कुराए, होने वाले दामाद हो तुम मेरे। तुम्हारे लिए क्या मैं इतना भी नहीं कर सकता? सीएम साहब मेरी बात जरूर मानेंगे अगर उन्हें अपनी सरकार बचानी है तो। ये राजनीति में संभाल लूंगा, तुम बस इस काम से बेफिक्र हो जाओ। वैसे कब तक आप मुझे ये फाइल लौटाएंगे? शिव के इस सवाल पर चंद्रशेखर जी ताज्जुब से उसे देखने लगे। शिव के अंदर बिल्कुल भी पेंशस नहीं था। चंद्रशेखर जी बात संभालते हुए बोले, ज्यादा न सही, हफ्ता भर का वक्त तो। डन। चंद्रशेखर जी की बात पूरी भी नहीं हुई और शिव उठकर खड़ा हो गया। डन, आज से ठीक 7 दिन बाद आप मुझे मेरी फाइल लौटा देंगे। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ अंकल, इजाजत दीजिए। शिव ने अपने हाथ जोड़े और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। चंद्रशेखर जी अभी भी हैरान परेशान से अपनी चेयर पर बैठे थे। ठीक ही कहा था शिव ने, वो यहाँ एक डील करने आया है और डील करके लौट भी गया। शिव को आते देख रिजवान ने गाड़ी का डोर ओपन किया। ज्योति खिड़की के पास से ही गुजर रही थी। उसने जब शिव को गाड़ी में बैठते देखा तो रुक गई। शिव की गाड़ी वापस जा रही थी। ज्योति मन में बोली, ये क्या था? शिव अंदर नहीं आया, फिर किससे मिलकर गया है? सुबह का वक्त, क्लासरूम। प्रोफेसर बोर्ड पर कुछ समझा रही थीं। उन्होंने 2 बार सिद्धि का नाम लिया लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। प्रोफेसर ने मुड़कर देखा और इस बार थोड़ी तेज आवाज में कहा,
सिद्धि सिद्धि के बगल में बैठी लड़की ने उसे हिलाया, तब कहीं जाकर उसने प्रोफेसर पर ध्यान दिया। Where have you lost your सिद्धि? कहाँ ध्यान है तुम्हारा? सॉरी मैम, सिद्धि ने नजरें झुका ली। प्रोफेसर वापस से बोर्ड पर लिखने लगी। जैसे ही क्लास खत्म हुई सिद्धि भागकर बाहर चली आई। कहाँ रह गई कृतिका? क्लास भी अटेंड नहीं किया। ये कोई तरीका हुआ? आने दो, बहुत डांटूंगी उसे। हे सिद्धि, कहाँ खोई हो तुम? कब से आवाज लगा रही थी यार, कहाँ गुम थी तुम? विशाखा के पूछने पर सिद्धि बोली, कहीं नहीं, बस कृतिका को कॉल लगा रही थी। उसे क्यों फोन कर रही हो? मैंने उसे प्रिंसिपल रूम में जाते देखा है। ओ, फिर शायद वो लीव एप्लीकेशन देने गई होगी। सिद्धि ने चेहरे पर आए बालों को कान के पीछे किया और राइट, कैंटीन चले। आज सुबह नाश्ता भी नहीं किया मैंने। तुम लोग ना अपनी आदतें बिगाड़ रहे हो। हेल्थ का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। चलो अब। सिद्धि और विशाखा दोनों कैंटीन पहुंचे। सिद्धि जाकर चेयर पर बैठी और विशाखा अपने लिए कुछ खाने को ले आई। तुम नहीं खाओगी? मैं नाश्ता करके आई हूँ, सिद्धि ने कहा। कोई नहीं, अच्छा तुम बताओ, तुम तो कॉलेज आओगी ना? क्या मतलब? सिद्धि ने नासमझी से पूछा तो विशाखा बोली, तुम्ही ने तो कहा कृतिका लीव एप्लीकेशन देने गई हैं। जब वो नहीं आती तब तुम भी नहीं आती ना? सिद्धि ठंडे स्वर में बोली, मालूम नहीं, शादी का घर है तो काम भी बढ़ जाएगा। मैं कोशिश करूंगी आने की, और अगर नहीं आ पाई तो तुम मेरा लीव एप्लीकेशन दे देना। ठीक है, दे दूंगी। अच्छा, मुझे कृतिका के मंगेतर के बारे में बताओ। आए दिन बहुत सुनती हूँ उनके बारे में, तुम तो सामने से मिली हो ना, बताओ ना कैसे हैं? विशाखा के इस सवाल पर सिद्धि सोचने लगी, समझ नहीं आ रहा क्या कहो। वो जैसे दिखते हैं वैसे हैं नहीं। देखकर नहीं बताया जा सकता उनके दिल में क्या है। अच्छा, इतने मिस्टीरियस हैं वो? ये बोल विशाखा हंसने लगी। सिद्धि ने कुछ नहीं कहा। विशाखा बोली, आई कांट बिलीव इट। तुम तो इंसान की नज़रें देखकर ही उसके दिल का हाल पहचान जाती हो और उन्हें मिस्टीरियस कह रही हो। सिद्धि के दिमाग में बहुत सी बातें घूमने लगी। वो मन ही मन खुद से बोली, उनकी आंखों में देखने की कभी हिम्मत नहीं हुई। अजीब सा खौफ रहता है। विशाखा सिद्धि को हिलाते हुए बोली, कहाँ खो गई तुम? कहीं नहीं, यही हूँ तुम्हारे सामने सामने, सिर्फ तुम्हारा शरीर है, तुम नहीं हो। वैसे कृतिका को कभी वो बाहर लेकर नहीं गए। आई मीन अरेंज मैरिज है न उनकी। मुझे ये सब बेहद अजीब लग रहा है। उनके पीछे न जाने कितनी लड़कियां पागल होगी। आई मीन थोड़ा बहुत रोमांटिक तो होंगे ही। कहीं बाहर लेकर नहीं गए उसे? विशाखा के इन सवालों पर सिद्धि बिगते हुए बोली, तुम ये सब मुझसे क्यों पूछ रही हैं? मैं उसकी मुखबिरी करने के लिए थोड़ी न बैठी। ये उन लोगों के बीच का आपसी मामला है, मैं इसमें क्या कहूँ? सॉरी सिद्धि, बुरा क्यों मान रही हो? मैंने तो बस यूं ही पूछ लिया। नहीं बताना तो मत बताओ, विशाखा ने नर्म लहजे में कहा। सिद्धि को कुछ भी ठीक नहीं लगा तो वो उठकर वहां से चली गई। खुद अपने व्यवहार पर हैरान थी, क्यों उसे गुस्सा आ रहा है। शिव जब घर पहुंचा तो देखा पूरा परिवार इस वक्त हॉल में बैठा हुआ था। शिव भी उनके बीच चला आया। मंदाकिनी जी ने पूछा, शिव इतनी सुबह सुबह कहाँ गए थे बेटा? शिव सोफे पर बैठते हुए बोला, बस दादी यूं ही घूमने निकल गया था। बिग ब्रो, दिस इज नॉट फेयर, मुझे भी घूमना है। आप मुझे साथ लेकर क्यों नहीं गए? कृष्ण ने शिकायत की तो शिव मुस्कुराकर बोला, डोंट वरी, आज शाम को चलेंगे घूमने। आकाश उठकर सबके बीच से निकल गए। बाहर बालकनी में पहुंचकर उन्होंने कॉल रिसीव किया, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता, इस वक्त मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ। मुझे ऐसे बार बार कॉल मत करो। मैं नहीं चाहता मेरे भतीजे की शादी में मेरी वजह से कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो। प्रॉब्लम शब्द सुनकर तेज वही दरवाजे पर रुक गया। आकाश बात कर ही रहे थे तभी उनकी नज़र तेजस पर गई। आकाश ने कॉल कट कर दिया। तेजस उनसे पूछते हुए बोला, व्हाट हैपेंड डैड? किस प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं आप? प्रॉब्लम नहीं तो वैसी कोई भी बात नहीं है। मैं बस मैनेजर से कह रहा था हमारी गैर हाजिरी में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ज्यादा वक्त ही कहाँ है, शादी खत्म होते ही हम अहमदाबाद के लिए रवाना हो जाएंगे। डोंट वरी डैड, अंदर चले, दादी आपको बुला रही हैं। तेजस उन्हें साथ लेकर अंदर चला आया। दक्ष इस वक्त शिव के कमरे में था। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम इतनी सी बात क्यों नहीं समझते?
यार शादी थोड़ी न रोज रोज होती है, एंजॉय करो। मैं देख रहा हूँ यहाँ आने के बाद भी तुम्हारा ऑफिस वर्क खत्म नहीं हुआ। तुम्हें अच्छे से मालूम है मुझे खाली बैठना पसंद नहीं। शादी है तो क्या 24 घंटे ढोल तो नहीं बजा सकता न? शिव के इस जवाब पर दक्ष ने पूछा, एक बात तुम मुझे क्लियरली बताओ, तुम सचमुच ये शादी अपनी खुशी से कर रहे हो न? मेरी खुशी मेरी फैमिली की खुशी है। ये प्यार वगैरह पे मुझे बिलीव नहीं। खुद के भाई को तड़पते देखा है मैंने। लड़की सबको पसंद है और मुझे उसके बाप की पोजीशन। इट जस्ट अ डील। शिव ने जैसे ही अपनी बात खत्म की, दक्ष उठकर उसके पास चला आया। क्या कहा तुमने? अभी फिर से कहना। शिव, रिश्ते कोई डील नहीं होते। तुम ये कहना चाहते हो होम मिनिस्टर से तुम्हें काम है इसलिए तुमने उनकी बेटी से शादी के लिए हामी भरी? एग्जैक्टली ऐसा ही है, शिव ने बड़ी ही बेपरवाही से कहा। दक्ष बोला, और अगर उनसे तुम्हारा काम नहीं निकलता तो? इट्स सिंपल मैन, नहीं करता मैं ये शादी, और अभी भी ये शादी इस डील पर टिकी हुई है। शट अप देव, प्लीज बाहर जाकर ये बातें किसी से मत कहना। तुम्हारी बेवकूफ़ी सबको रुलाएगी। अच्छी खासी जिंदगी को बर्बाद करने पर तुले हो। दक्ष भी नाराज होकर वहां से चला गया। शिव ने अपना कोट उतारा और सोफे पर जाकर बैठ गया। आजकल बहुत जज्बाती होने लगा है ये। दक्ष एकाएक से तेजस के सामने आया तो तेजस ने पूछा, व्हाट हैपन ब्रो, मूड ठीक है ना आपका? मालूम नहीं, ये बोल दक्ष आगे बढ़ गया। तेजस भी उसके पीछे गए। दोनों बरामदे में आकर रुक गए। तेजस ने पीछे से सवाल किया, किसी ने कुछ कहा है आपको या कोई और प्रॉब्लम? कोई कुछ कहा कहेगा। एक तो मुझे तुम्हारे भाई का कुछ समझ नहीं आता। उसके लिए रिश्ते और बिजनेस डील में कोई फर्क नहीं। पता है अभी मुझे उसने क्या कहा? दक्ष ने उसे शिव की पूरी बात बताई। तेजस बोला, सबकी किस्मत मेरी तरह नहीं हो सकता। धोखा मेरे नसीब में था, मुझे मिला। मैंने ही बाकी चीजों को अनदेखा किया। बिग ब्रो समझ क्यों नहीं रहे? वन ऑफ द बेस्ट लड़की चूज की है घरवालों ने। वो बहुत खुश रहेंगे। मैं भी तो उसे यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी से ये हाल है, वो आगे कैसे कंटिन्यू करेगा इस रिश्ते को? दक्ष के इस सवाल ने तेजस को भी परेशान कर दिया। शाम का वक्त। सिद्धि मार्केट से कुछ सामान लाने के लिए घर से निकली थी, तभी उसके बगल से एक गाड़ी गुजरी। कुछ दूर चलकर वो गाड़ी रुक गई। सिद्धि ने जब आसपास गार्ड्स को गाड़ी से निकलते देखा तो वो पहचान गई वो लोग कौन हैं। आनंद गाड़ी से बाहर निकला और सिद्धि के पास चला आया। मैं तुमसे ही मिलने आ रहा था। अच्छा हुआ यही मिल गई, कहाँ जा रही हो? मैं तो बस मार्केट जा रही थी। घर का कुछ सामान लेना था। सिद्धि ने कहा, अच्छी बात है, मुझे भी कुछ शॉपिंग करनी थी और उसमें तुम्हारी हेल्प चाहिए थी, इसलिए तुम्हें लेने आया था। चलो हम दोनों का काम एक साथ हो जाएगा, आनंद ने कहा। नहीं आनंद, इसकी क्या जरूरत है? मैं खुद चली जाऊंगी और मैं भला आपकी शॉपिंग में कैसे मदद कर सकती हूँ? सिद्धि कह ही रही थी तभी आनंद बोला, तुम फिर से फॉर्मेलिटी कर रही हो सिद्धि। मैं कुछ नहीं सुनूंगा, आओ गाड़ी में बैठो। आनंद ने जैसा कहा वैसा किया। उसने सिद्धि की एक नहीं सुनी और गाड़ी का दरवाजा खोलकर खड़ा हो गया। सिद्धि चुपचाप जाकर अंदर बैठ गई। आनंद उसके साथ होने पर काफी खुश था। उसने सिद्धि से पूछा, कृतिका, और तुमने कॉलेज लीव दे दी न? कृतिका ने तो दे दी, लेकिन मैंने नहीं दी। अगर जरूरी नहीं रहा तो शादी के 2-4 रोज पहले दूंगी, जैसा तुम्हें ठीक लगे। वैसे सच बताओ, जैसे जैसे शादी का दिन करीब आ रहा है वैसे वैसे काम भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आनंद की बातों पर सिद्धि ने हाँ में सिर हिलाया। कुछ ही देर बाद दोनों मॉल पहुंचे। सिद्धि घर का सामान ले रही थी, वही आनंद भी उसकी मददगार कर रहा था। सिद्धि पलटकर आनंद बोली, एक बात तो मैंने देख ली, आप शॉपिंग अच्छी करते हैं। सचमुच आपकी वाइफ आपसे बहुत खुश रहने वाली है। सिद्धि मुस्कुराती हुई आगे बढ़ गई। आनंद ने सिर पर हाथ फेरा क्योंकि इस वक्त उसके होठों पर शर्म भरी मुस्कान थी। सिद्धि बिल काउंटर पर पहुंची। तभी आनंद ने अपना कार्ड आगे कर दिया। सिद्धि उसका हाथ पीछे करते हुए बोली, ये क्या कर रहे हैं आप? मेरे पास कैश है, मैं दे रही हूँ। बिल्कुल नहीं, अपने पास ही रखो। मेरे रहते तुम बिल दोगी, कैसा लगेगा मुझे? एक्सक्यूज मी, आप इस कार्ड से बिल करें। सिद्धि ने वापस से आनंद का हाथ पीछे किया।
आनंद, अगर आप बिल करेंगे तो मैं यहाँ से एक सामान तक लेकर नहीं जाऊंगी। सिद्धि का मूड बहुत अच्छा था, लेकिन छोटी वजहों से वो उसे खराब नहीं करना चाहता था। आनंद ने अपने हाथ वापस खींच लिए। सिद्धि ने बिल जमा करवाया। वो दिन कब आएगा सिद्धि, जब तुम मुझ पर हक रखोगी, मेरे प्यार को एहसान का नाम नहीं दोगी। ये परायापन बहुत तकलीफ पहुंचाता है। आनंद अपने मन में यही सब बातें सोच रहा था। सिद्धि आनंद की ओर पलटकर बोली, अब आप बताएं, आपको क्या शॉपिंग करनी है। आनंद ने कैश काउंटर पर खड़े लड़के से कहा, नीचे हमारी गाड़ी खड़ी है, ये उसका नंबर है, आप किसी को भेजकर सामान रखवा दीजिए। श्योर सर, कैश काउंटर पर खड़े लड़के ने जवाब दिया। आनंद सामने इशारा करके बोला, अब चले। सिद्धि उसके साथ आगे बढ़ गई। वो दोनों सेकंड फ्लोर पर थे। वही थर्ड फ्लोर पर शिव, दक्ष, तेजस और कृष थे। वो लोग उसी फ्लोर पर बने रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ रहे थे। कृष शिव का हाथ पकड़कर बोला, बिग ब्रो, आज तो मैं अपनी पसंद का ऑर्डर दूंगा। मॉम के हाथों का करेला खा खाकर मैं ऊब गया हूँ। जो तुम्हारा दिल करे खाओ, तुम कहो तो पूरा रेस्टोरेंट ही खरीद लेता हूँ। शिव की इस बात पर कृष मुस्कुरा दिया। सिद्धि और आनंद इस वक्त ज्वेलरी शॉप में थे। आनंद ने एक खूबसूरत सा सेट सिद्धि के आगे रखा। बताओ, ये वाला कैसा है? बहुत अच्छा है, लेकिन देना किसे है? मुझे बताओगे तो चूज करने में आसानी हो जाएगी ना। वो मैं कृतिका की शादी में उसे गिफ्ट करने की सोच रहा था। तुमसे बेटर उसी पसंद कौन जान सकता है। कार्तिक की इस बात पर सिद्धि बोली, सो तो है, और कृतिका को ये पसंद नहीं आएगा। वो थोड़ा यूनिक डिज़ाइन देखती हैं। एक्सक्यूज़ मी, कुछ ऐसा डिज़ाइन दिखाइए जो थोड़ा वेस्टर्न लुक रखता हो। सिद्धि के सामने कई सारे ऑप्शन रखे गए। कृतिका पर कौन सा सेट अच्छा लगेगा ये सिद्धि अच्छे से जानती थी। उसने उसे पैक करने के लिए कह दिया। आनंद ने सिद्धि से पूछा, तुम्हारी पसंद क्या है? क्या तुम भी कृतिका की तरह ऐसे डिज़ाइन पसंद करती हो? अरे नहीं नहीं, वो एक्चुअली क्या है न, शादी पर हर कोई उसके लिए भारी भरकम तोहफे लेगा। अब इंसान एक ही दिन तो सारे जेवर नहीं पहन सकता ना। कृतिका वेस्टर्न ड्रेस ज़्यादा पसंद करती हैं और उन ड्रेसेस पर ये सेट बहुत अच्छा लगेगा। आनंद के फ़ोन आई रिंग बजने लगी। वो एक्सक्यूज़ मी बोलकर बाहर चला गया। सिद्धि बाकी डिजाइनर्स देखने लगी। इसी बीच उसकी नज़र एक खूबसूरत से डिज़ाइन पर गई। सिद्धि उसे छूकर देखना चाहती थी। उसे शॉपकीपर से कहा, आप ज़रा मुझे वो नेकलेस दिखाएंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। सिद्धि उस नेकलेस को छूकर देखने लगी। उसने बिना नजरें उठाए पूछा, ये कितने का है? जी 12 लाख। प्राइस सुनते ही सिद्धि ने अपना हाथ हटा लिया। अगर आपको पसंद आया हो तो इसे पैक करवा दूं? शॉपकीपर के सिर हिलाने पर सिद्धि ने कहा, जी नहीं, नेक्स्ट टाइम। आनंद सिद्धि के पास लौट आया। तुम बाहर चलो, मैं बिल पे करके आता हूँ। सिद्धि ने हाँ में सिर हिला दिया। उसके जाते ही शॉपकीपर वापस से उस नेकलेस को रखने लगा। तभी आनंद ने पूछा, क्या ये डिज़ाइन मैडम को पसंद आया था? उनके चेहरे से यही लग रहा था। मैंने पूछा पैक कर दूं तो उन्होंने कहा नेक्स्ट टाइम। शॉपकीपर के ये कहने पर आनंद बोला, एक काम कीजिए, इसे भी पैक कर दीजिए और दोनों का बिल एक साथ बनवा दीजिए। आनंद बिल पे कर बाहर निकल गया। सिद्धि बाहर ही उसका इंतजार कर रही थी। आनंद ने कहा, भूख लगी है सिद्धि, रेस्टोरेंट चले, फिर घर के लिए निकल जाएंगे। आनंद, हमें देर नहीं हो जाएगी तो मैं कौन सा खाने में 2 घंटे का समय लगाता हूँ। कितना खाता हूँ, कितने वक्त में खाता हूँ, तुम तो सब जानती हो। आनंद की बात सिद्धि टाल नहीं पाई। दोनों रेस्टोरेंट में पहुंचे। आनंद को एक खाली टेबल दिखाई दिया। वो और सिद्धि वहां पहुंचे तो दक्ष ने उन्हें आवाज दी, आनंद। आनंद और सिद्धि का ध्यान उस ओर गया। वो दोनों हैरान थे। शिव के साथ उसके भाई और दोस्त भी मौजूद थे। आनंद उनके पास पहुंचा। दक्ष में कहता, व्हाट अ कोइंसिडेंट, आप यहाँ कैसे? बस कुछ गिफ्ट्स खरीदने आया था। आई थिंक आप लोग भी शॉपिंग के लिए आए होंगे। आनंद के पूछने पर तेजस बोला, अभी तो हमने शॉपिंग शुरू भी नहीं की। इफ़ यू डोंट माइंड, आप लोग भी हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। यस श्योर, आनंद ने सिद्धि को इशारे से बुलाया। सिद्धि बहुत ऑकवर्ड फील कर रही थी। जाने का दूसरा ऑप्शन होता तो चली जाती। आनंद के बुलाने पर वो भी उन लोगों के बीच चली आई। अब कहीं जाकर शिव की नज़र उस पर पड़ी।
दक्ष ने कहा, खड़ी क्यों हो सिद्धि, बैठ जाओ। सचमुच तुमसे मिलने के बाद न आज की शाम हमारी बहुत खुशनुमा होने वाली है, दक्ष ने हंसते हुए कहा। हालांकि सिद्धि ने कोई जवाब नहीं दिया। कृष सिद्धि के बगल में बैठा था और काफी देर से उसे देख रहा था। सिद्धि की तो मन हुआ उससे सवाल करे, लेकिन वो चुप रही। तभी कृष ने कहा, यू आर सो ब्यूटीफुल, क्या कभी आपसे किसी ने ये बात कही है? सिद्धि के साथ साथ बाकी सब भी हैरानी से कृष को देखने लगे। सिद्धि ने हाँ में जवाब दिया, मेरे पापा अक्सर कहते हैं। आई एम नॉट जोकिंग, आप तो मेरी क्लास टीचर से भी ज्यादा ब्यूटीफुल हैं। सिद्धि इस बार खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक पाई। दक्ष शिव की ओर देखकर मन ही मन बोला, कुछ सीख भाई अपने छोटे भाई से। फ्लर्ट करना इसे कहते हैं। आनंद शिव से बोला, मॉम बता रही थी आप सुबह घर आए थे लेकिन किसी से मिले बिना चले गए। सब ठीक है न? मैं तुम्हारे बड़े पापा से मिलने आया था। जरूरी काम से जाना पड़ा इसलिए तुम्हारी फैमिली से नहीं मिलूं। आई डोंट थिंक दिस इज बिग इशू। शिव ने कॉफी मग उठाया और पीने लगा। सिद्धि बाकी सबके साथ कंफर्ट थी, मानो डर भी गायब हो गया हो। ये सब कृष की वजह से थे। कुछ ही मिनटों में दोनों दोस्त बन गए और सब देखते रह गए। शिव तो सबसे अलग थलग था, मानो किसी के लिए वो वहां हो ही न। इस बात में कोई शक नहीं था, सिद्धि मुस्कुराते हुए बहुत प्यारी लगती। शिव ने अपनी नजरें दूसरी तरह कर ली। लास्ट वाले टेबल पर कोई शख्स बैठा था जो काफी देर से सिद्धि को घूर रहा था। शिव ने इस बात को इग्नोर करने की कोशिश की लेकिन कर नहीं पाया। दक्ष ने आनंद से पूछा, इट मीन तुम सिद्धि और कृतिका बचपन के फ्रेंड्स हो? हाँ, हम लोगों ने एजुकेशन भी साथ ली। मैंने जब से पॉलिटिक्स ज्वाइन की इन लोगों के साथ कॉलेज नहीं जा पाया। सिद्धि बहुत इंटेलिजेंट हैं, मेरी पढ़ाई में पूरी मदद करती हैं। सिद्धि आनंद से बोली, अब बस भी करे मेरी तारीफ करता। दोस्त एहसान गिनाए तो अच्छा नहीं लगता। घर चले, पहुंचते पहुंचते देर हो जाएगी, पापा परेशान हो रहे होंगे। सिद्धि की इस बात पर आनंद ने इनकार नहीं किया। आनंद ने बाकी सबसे कहा, आप सबसे मिलकर अच्छा लगा। फिलहाल हमें देर हो रही है, हम निकलते हैं। शिव सिद्धि की ओर देख रहा था जो पिछले 1 घंटे से वहां बैठी थी। उसने सबसे बात की लेकिन शिव से नहीं और नाहक नजरें उठाकर एक बार भी उसे देखा। सिद्धि जाने के लिए मुड़ी ही थी कि तभी उसका दुपट्टा टेबल में फंस गया और उसके आगे बने के साथ ही कंधे से सरक कर गिर गया। सिद्धि की आंखें हैरानी से फैल गई। वापस देखने के लिए वो पीछे भी नहीं मुड़ी। इससे पहले आनंद उस दुपट्टे को उठाया, शिव ने उसे उठा लिया और सिद्धि के पास चला आया। उसने सिद्धि के कंधे पर दुपट्टा रखा और दूसरा सिरा थामकर उसके आगे चला आया। सिद्धि ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी पलकें उठाई। उसका देखना शिव को अच्छा लगा क्योंकि अब तक वो हार महसूस कर रहा था और अब कहीं जाकर उसे जीत का एहसास हुआ। शुक्रिया, ये बोल सिद्धि आगे बढ़ गई। आनंद ने नजर भर शिव को ही देखा और सिद्धि के पीछे चला गया। दक्ष और तेजस भी हैरान नजरों से एक दूसरे को देख रहे थे। शिव वापस से अपनी चेयर पर आकर बैठ गया। मुझे लगता है मेरा यहाँ बेकार था। तुम लोगों को तो किसी और की कंपनी अच्छी लग रही थी। शिव, क्या हो गया तुम्हें? एक लड़की से जेलेस फील कर रहे हो? दक्ष ने कहा। शिव ने उसे घूरते हुए कहा, 2 टके की नौकरानी से मैं जेलेस फील करूंगा? इट्स इम्पॉसिबल। दक्ष और तेजस दोनों को ये बात बुरी लगी। दक्ष ने कृष से कहा, कृष तुम जाकर आइसक्रीम का ऑर्डर दे आओगे? कृष ने हाँ में जवाब दिया और उठकर वहां से चला गया। दक्ष शिव से बोला, शिव कृष हैं यहाँ, एटलीस्ट सोच समझकर बोलो। इनोसेंट सी लड़की है, नौकरानी कहकर कैसे ट्रीट कर सकते हो तुम? हर इंसान काम करता है, इसका मतलब ये तो नहीं नौकर कहकर उनका अपमान किया जाए। शिव और ज्यादा सुनने के मूड में नहीं था। वो चुपचाप उठकर वहां से चला गया। दक्ष तेजस से बोला, इसकी प्रॉब्लम क्या है? किस बात पर ये इतना गुस्सा हुआ है? मुझे लगता है कुछ देर पहले हम सब आपस में बिजी थे, उनसे किसी ने बात नहीं की। हो सकता है उन्हें लगा हो हम सब ने उन्हें इग्नोर किया, शायद इस वजह से गुस्सा हो गए हो। तेजस की इस बात पर दक्ष बोला, बहुत ही बचकाना हरकत है। किसी ने उसको इग्नोर नहीं कहा, अपने आप ही वो कुछ भी एज्यूम करने लगा है। सच बोल रहा हूँ तेजस, इसकी यही हरकतें ने कभी कभी डराकर रख देती हैं। कहीं ये अपना ही नुकसान न कर बैठे। सुबह का वक्त,
शिव का बंगलो। पूरा परिवार एक साथ बैठकर चाय नाश्ता कर रहा था। अमर जी ने शिव से कहा, तुम एक काम करना शिव, अगले 1 घंटे 2 बाद तुम सब मॉल निकल जाना, शादी की जो भी शॉपिंग्स होंगी एक बार में हो जाएंगी। नंदिता बोली, मैं क्या सोच रही थी, कृतिका और उसकी फैमिली को भी बुला लेते हैं। माँ, कृतिका के कपड़े उसके पसंद से आ जाएंगे। आपका क्या ख्याल है? कोई बुराई नहीं है इसमें। तुम फोन करके बता दो, मंदाकिनी जी ने कहा। शिव मंदाकिनी जी से बोला, दादी आप सबकी शॉपिंग के बीच में जाकर क्या करूँगा, ऐसे कैसे होगा। शादी की शॉपिंग है, तुम भी हमारे साथ चलोगे। अपनी होने वाली दुल्हन की मदद करोगे शॉपिंग में। मैं किसी का कोई बहाना नहीं सुनूंगी, सब जाएंगे। दादी अपना फैसला सुना चुकी थी, इसलिए कोई उनकी बात काट नहीं पाया। वहीं दूसरी तरह कृतिका के घर पर भी शॉपिंग की तैयारियां चल रही थी। लावण्य अपने कमरे में तैयार हो रही थी। उन्हें इतना सज संवर कर तैयार होते देख वनराज ने कहा, तैयार तो ऐसे हो रही हो जैसे दूसरी शादी करने जा रही हो। लावण्य चिढ़कर बोली, आप अपना मुंह बंद नहीं रख सकते। जब भी खोलेंगे जहर उगलेंगे। रही बात दूसरी शादी की, जब टाइम था तब नहीं किया तो अब क्या करूंगी। हाँ, अब किसे अपना गला काटना है तुमसे शादी करके, वनराज ने धीमी आवाज में कहा। लावण्य कबड से अपना पर्स निकाल रही थी, तभी वनराज ने कहा, बताकर तो जाओ, इतना तैयार होकर कहाँ निकल रही हो। ओफो, आप भी हद करते हैं। शादी वाला घर है, शॉपिंग न करूं। दामाद जी का पूरा परिवार मॉल आ रहा है। उन्होंने कहा हम लोग भी साथ आ जाए, मिलकर शॉपिंग हो जाएगी। जा ही रही हो तो ख्याल रखना। शादी कृतिका की हो रही है तो उस पर तवज्जो देना। ये मत करना उसे छोड़कर खुद के लिए 10 जोड़े सिलेक्ट कर लो। 10 क्या 50 जोड़े सिलेक्ट करूंगी। एकलौती चाची हूँ लड़की की। लावण्या ने मुंह बनाकर कमरे से बाहर चली गई। वनराज एक गहरी सांस छोड़ते हुए बोले, इस औरत ने आज तक मेरी नहीं सुनी, आज क्या खाक सुनेगी। लावण्या नीचे आई। नर्मदा जी उसका इंतजार कर रही थी। तुम अकेली आई हो, कृतिका कहाँ रह गई, वो अभी तक नीचे नहीं आई। मुझे लगा मैं लेट हो गई, मैं आ गई चाची, कृतिका ने पीछे से टोका। सब विला से बाहर चले आए। कृतिका ने पीछे मुड़कर देखा और फिर नर्मदा जी से पूछा, माँ सिद्धि कहीं दिखाई नहीं दे रही। उसे कुछ काम था इसलिए उसने फोन करके कह दिया वो आज नहीं आ पाएगी। नर्मदा जी ने कहा तो कृतिका बोली, ऐसे कैसे, आपने उसे बताया नहीं हम लोग शॉपिंग पर जा रहे हैं। मैं कितना अकेला फील करूंगी वहाँ। ऐसे कैसे अकेला फील करोगी, शिव की पूरी फैमिली होगी, हम सब हैं। माँ आप सब तो अपने आप में बिजी रहेगी। सिद्धि तो मेरी हम उम्र है। लावण्या गाड़ी के पास खड़ी उन दोनों का इंतजार कर रही थी। उसने दूर से आवाज लगाई, भाभी, कृतिका जल्दी कीजिए। दोनों गाड़ी के पास पहुंचे। लावण्या बोली, किस बात में बिजी हो गई। जल्दी अंदर बैठे, सब इंतजार कर रहे होंगे हमारा। इस वक्त पूरे मॉल को रिजर्व करके रखा गया था। बेहद ही गिनती के लोग थे वहां, वो भी सिर्फ जान पहचान के। शिव की पूरी फैमिली यहाँ मौजूद थी। दक्ष और तेजस शिव के साथ इस वक्त बाय सेक्शन में थे। शिव के लिए शेरवानी पसंद की जा रही थी। स्टाफ ने जैसे ही कलर चॉइस पूछा, शिव ने ब्लैक कहा। दक्ष ने बुरा सा मुंह बना लिया, व्हाट डू यू मीन बाय ब्लैक। यार शादी है तेरी, तू ब्लैक पहनकर जाएगा। बिल्कुल भी नहीं, ये गोल्डन कवर कलर बेस्ट है, क्यों तेजस। ऑफकोर्स बिग ब्रो, आप एक बार इसे ट्राई करके आइए। जाइए ना। तेजस ने उसके हाथ में शेरवानी देकर उसे चेंज करने के लिए भेज दिया। दक्ष को हंसते देख तेजस ने पूछा, अब आपको क्या हो गया। तेजस में इमेजिन कर रहा, दूल्हा ब्लैक ड्रेस में कितना ओड लगेगा, अब बस भी कीजिए। बिग ब्रो ने रे बात सुनी ना, पक्का वो शादी पर यही पहनेंगे और उनकी जिद के आगे कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तेजस की बात भी बिल्कुल सही थी। अपने सिरफिरे भाई को वो अच्छे से जानता था। कृतिका अपनी माँ और चाची के साथ मॉल पहुंची थी। इवांश ने उन्हें बाहर से रिसीव किया। वो उन्हें सेकंड फ्लोर पर ले आया जहां बाकी सब भी मौजूद थे। कृतिका को देख सबके चेहरे पर रौनक आ गई। मंदाकिनी जी ने उसे हाथों के इशारे से अपने पास आने को कहा। वो उसके सिर पर हाथ फेरकर बोली, बहुत प्यारी लग रही है मेरी बच्ची। देखो अपनी शादी का जोड़ा तुम अपनी पसंद से लेना। अब आजकल के बच्चों की पसंद से हमारा ज्यादा राबता नहीं।
आओ चलो अपने लिए कपड़े पसंद करो। कृतिका बस उनकी बातों पर हल्का मुस्कुरा दी। ज्योति ने नर्मदा जी से पूछा, भाई साहब नहीं आए आपके साथ? उन्हें फुर्सत ही कहा, शादी के कार्ड्स देने थे। मेहमानों की लिस्ट भी काफी लंबी है, अब खास मेहमानों को कार्ड अपने हाथों से न दे तो अच्छा नहीं लगता। जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मेरे हस्बैंड खुद आज सुबह अहमदाबाद के लिए निकल गए ताकि मेहमानों को अपने हाथों से कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट कर सके। शादी के फौरन 2 दिन बाद ही ग्रेड रिसेप्शन रखा है। हमारे लिए तो डबल तैयारियां हैं। ज्योति की बातों पर नर्मदा जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया। शिव जैसे ही चेंज करके बाहर आया, तेजस ने कहा, बिग ब्रो एक पिक तो बनती है। ये कलर तो वाकई आप पर जचता है। इसे फाइनल करते हैं। पीछे से क्रिश दौड़ता हुआ पहुंचा, बिग ब्रो आप सबको वहां दादी बुला रही हैं, जल्दी चले। क्या हुआ, कोई इमरजेंसी हो गई क्या? दक्ष ने पूछा। जी नहीं, बिग ब्रो के ससुराल वाले आए हैं और भाभी भी। क्रिश इतनी खबर देकर वापस लौट गया। बाकी सबको भी उसके पीछे जाना पड़ा। नंदिता अमर जी का हाथ पकड़ अपने साथ ले आई, यहाँ आकर मेरी मदद कीजिए। बड़ी कंफ्यूजन हो रही है इन साड़ियों में मुझे। सीरियसली तुम्हें मेरी पसंद आएगी, अमर जी ने कटाक्ष करते हुए कहा।